हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। पैट 2023 की हिस्ट्री सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मौर्य काल को डिस्कस करूंगा। मौर्य काल में सिर्फ अशोक महान को ही डिस्कस करूंगा क्योंकि यही पैट एग्ज़ाम में सिलेबस में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट में क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में हम महाजनपदों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से महाजनपद, मगध के बारे में बताएंगे आपको, मौर्यों का परिचय, इसके बाद कौन कौन से शासक हुए, बौद्ध धर्म से संबंधित इनका संबंध क्या रहा है, बौद्ध धर्म से मौर्यकालीन स्थल कौन कौन से हैं, उनकी कलाएं कौन कौन किसी और इनकी शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्ट मैंने डाले हैं, जो कॉन्सेप्ट भी डाले हैं, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पैट एग्ज़ाम में आप अदर भी एग्ज़ाम के लिए आप इसका लेक्चर को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मगध में सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया 544 BC से पहले। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। इसके शासक थे वसु, बृहद्रथ और जरासंध। जरासंग या जरसंग, जरासंग बोलते हैं इसको। बृहद्रथ वंश के बाद आया हर्यक वंश। हर्यक वंश में 544 BC से 412 BC तक ये वंश चला। और इसे पितृहंता वंश बोलते हैं। पितृहंता मतलब अपने फादर को मार के ही ये राजा बने हैं। बिंबिसार बना इसका राजा, इसने अपने पिताजी को मार के राजा बना। फिर अजातशत्रु इसको मार के बना। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी वहीं पे ट्रांसफ़र करी थी। इसका अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक का वध करके ही शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसका समय था 412 BC से 344 BC तक। किसका? शिशुनाग वंश। इसके बाद इसके राजा कौन से थे? शिशुनाग था, कालाशोक था। इसके बाद आते हैं नंद वंश। नंद वंश का शासन था 344 BC से 323 BC तक। इसके राजा थे महापदनंद और धनानंद। महापदनंद और घनानंद के समय में ही अशोक अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था। कौन थे राजा तब? धनानंद। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद धनानंद को मार के ही मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनको धनानंद को मार के ही किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिनमें उनका साथ दिया था किन? कौटिल्य ने। अब हम देखते हैं महाजनपद। कौन कौन से महाजनपद थे, इनको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, तभी आपको मौर्य काल समझ में आएगा क्या चल रहा था मौर्य काल में। सबसे देखते हैं अंग महाजनपद। इसकी राजधानी चंपा थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी या महेशमती थी। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, जिसकी कैपिटल श्रावस्ती या कुशावती थी। कंबोज, ये हाटक, इसकी राजधानी थी। कुरु, इसकी हस्तिनापुर राजधानी थी। गांधार, इसकी तक्षशिला थी। असमक, इसकी राजधानी पोटन थी। मगध ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ये मगध। इसके बाद आता है मल्लवंश। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। मत्स्य, ये विराटनगर, ये राजस्थान में है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बज्जी वंश, ये कौन सा? बज्ज महाजनपद, ये इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार में है। पांचाल, इसकी राजधानी थी क्या? आयच्छत्र और काम्पिल इसकी राजधानी थी पांचाल की। चेदी थी, इसकी थी थुक्तवती। ठीक है। इसके सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। जितने भी ये पिछले राजा बृहद्रथ वंश, ये सारे मगध पे ही शासन किए हैं। जो मगध पे शासन कर लेता था वो इंडिया पे शासन करता था, ऐसा माना जाता तो उस टाइम पे। इसलिए सब लोग मगध पे ही शासन करना चाहते थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस टाइम। देखते हैं अब परिचय। हमें कैसे पता चला मौर्य काल कहाँ से कहाँ तक है, इसका समय कितना था? सबसे पहले मैगस्थनीज की इंडिका जो बुक है, मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये इसकी बुक है इंडिका। इसके बाद अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है। इसके बाद मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। पुराणों में भी बौद्ध धर्म की मौर्य साम्राज्य की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश और दीपवंश, इनमें भी वो मौर्य साम्राज्य का जिक्र है। इसके बाद जातक की जो कहानियाँ हैं वहाँ भी मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया गया है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको? धनानंद को मार के 322 BC में। धनानंद को मारकर कौटिल्य की सहायता से अगला शासक इसका बना बिंदुसार। इसके बाद बिंदुसार से उसका पुत्र बना अशोक।
देखते हैं इस पैट के सिलेबस में अशोक ही है, तो इसके बाद अशोक पर ही चर्चा करते हैं। अशोक का परिचय देखते हैं। अशोक का प्रयाग प्रस्ती शिलालेख। अशोक की केवल एक रानी कारूबाकी का उल्लेख यहाँ पे है। यहाँ पे समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी उल्लेख है। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था। कब हुआ था? 269 BC में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पैट में। कब हुआ था राज्याभिषेक? 269 BC में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद ही अशोक ने 261 BC में कलिंग पर युद्ध किया था। अब इसका गद्दी पर बैठा था वो 273 BC में, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था, क्योंकि उसने अपने 100 से ज़्यादा भाइयों की हत्या करने के बाद ही ये गद्दी पर वो राज्याभिषेक किया था। गद्दी पर बैठ गया था 273 BC में। इसके बाद राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर अटैक किया था। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग दिया और अन्य शब्दों में उसे बैरी घोष को धम्म घोष में स्थानांतरित कर दिया। इसने मतलब बैरी घोष को धम्म घोष में स्थानांतरित किया। किसने? अशोक ने। किसके? कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद। आगे चलकर उसने मोगली पुत्र तिस के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया। मोगली पुत्र तिस ये मतलब वो थे गुरु थे, इसके सहयोग से ही ये बौद्ध धर्म अपनाए। मोगली पुत्र तिस ने 250 BC में पाटलिपुत्र में होने वाली तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, दक्षिण भारतीय राज्यों, बर्मा, मध्य एशिया इत्यादि जगह पर अभियान भेजे। उसने यूनान में शांति दूत भेजा। अशोक पूरी तरह से शांतिवादी नहीं था। उसने कलिंग पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिलाया था। उसने अपनी सेना को भी भंग नहीं किया। अशोक के शासनकाल में सुदूर दक्षिण के क्षेत्र छोड़कर लगभग सभी उपमहाद्वीप एक छत्र शासन के अंतर्गत आता था। उत्तरापथ जिसे तक्षशिला कहते हैं, अवंती राष्ट्र जिसे उज्जैन कहते हैं, प्राची जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, कलिंग जिसे तोसली कहते हैं, दक्षिणा पंथ जिसे स्वर्णगिरी मतलब कर्नाटक महत्वपूर्ण प्रांत थे जहाँ पर उसका शासन था। इसके बाद देखते हैं अशोक का पूरा नाम क्या था? प्रियदर्शी, राजा प्रियदर्शी। अन्य नाम था देवनाप्रिय एवं प्रियदर्शी। जन्म इसका 304 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मभूमि इसकी पाटलिपुत्र थी यानी पटना। मृत्यु इसकी 232 ईसा पूर्व में। मृत्यु स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। इसके माता पिता थे बिंदुसार, सुभद्रांगी, उत्तरी रानी धर्मा। इसके बाद पत्नी कौन थी? देवी थी। कारूबाकी थी दूसरी पत्नी। अंधसंघमित्रा ये थी तीसरी पत्नी इनकी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इनके पुत्र थे। देवी से पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा और पुत्री चारुमती। कारूबाकी से पुत्र हुआ इनका तीबर और पद्मावती से पुत्र उत्पन्न हुआ कुणाल, जिसे धर्म विवर्धन भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं इनके शिलालेख। इसके बाद स्तंभ लेख, इसके बाद गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैतेंथलर ने की थी। गलत नाम लिखा, फैलेंथर था। फैलेंथर ने की थी 1750 में। इसको जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में इनको पढ़ा था। किसके? अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अब देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख हैं। सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में ही लिखे हुए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। सबसे पहले देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। फिर स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद से किले में स्थापित करवाया। ये पहले कौशाम्बी में था, इसलिए इसके बाद अकबर ने इसे इलाहाबाद में ले जाकर स्थापित करवाया था। ये किसका है? ये प्रयाग स्तंभ लेख। ये किसका? अशोक का है। इसके बाद दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली में लाया गया। ये भी किसने? अशोक ने बनवाया था। दिल्ली मेरठ। यह स्तंभ फिरोज तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली में लाया गया। ये दिल्ली मेरठ वाला, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। ये रामपुरवा का यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में करलाइल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, करलाइल। रामपुरवा का अभिलेख। लौरिया अरेराज ये भी स्तंभ चंपारण में बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ ये स्तंभ भी चंपारण बिहार में स्थित है। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़। अब देखते हैं अशोक के 14 अभिलेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला शिलालेख, जिसमें उसने पशु बल की निंदा की है। दूसरा अभिलेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था को उल्लेख है। किसमें? दूसरे शिलालेख में। तीसरे में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें, धार्मिक बातें बताना लोगों को। चौथे में क्या है? इसने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। कब?
जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद। 5वें शिलालेख में क्या लिखा है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठे अभिलेख में क्या है, 6ठे शिलालेख में इसमें नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वें और 8वें में क्या है, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 7 और 8 में। 9वें में क्या है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में क्या है, इसमें अशोक ने यह आदेश किया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में क्या है, 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, इंपॉर्टेंट है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में क्या है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद पूछा जाता है। इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है और इसका हृदय परिवर्तन की बात की गई है इसमें, किसमें, 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के अभिलेखों में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक के नाम का उल्लेख केवल लघु शिलालेखों में मिलता है। यह ऐसा पहला राजा था जिसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष संवाद किया है। इसके शिलालेख प्रमुख रूप से प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में है। पाकिस्तान में मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेख प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में है। कौन से, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये किस में है, प्राकृतिक भाषा और खरोष्टी लिपि में। ये दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। अब देखते हैं अशोक का नाम, अशोक किस किस में शिलालेख में है, ये मास्की है, गुर्जरा है, निट्टूर है, उद्गोलम। इसको मजनू से याद कर सकते हैं, MGNU, मजनू, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम। अब देखते हैं अशोक के चतुर्दश शिलालेख, जो मतलब शिलालेख हैं, ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पाए मिले हैं। गिरनार ये सौराष्ट्र गुजरात में है, जूनागढ़ के पास, ठीक है। इसमें क्या है, इसी चट्टान पर शक, माँ छत्रप, रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में संस्कृत भाषा में एक लेख खुदवाया। बाद में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भी यहाँ लेख अंकित करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ सुदर्शन नाम की एक सरोवर का निर्माण करवाया। कहाँ पे, गिरनार में। यहाँ पे सुदर्शन नाम सरोवर का निर्माण कर रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के लेखों में इसी सुदर्शन सरोवर के पुनर्निर्माण की चर्चा है। कालसी कहाँ मिला है, ये मिला है देहरादून उत्तराखंड में। सुपारा ये थाने महाराष्ट्र में मिला है। अशोक के शिलालेख कुछ टुकड़े ही मिले यहाँ पे, जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखे हुए हैं। येरागुड्डी ये कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। धौली ये इम्पोर्टेंट, ये IAS में आया था। पुरी जिला उड़ीसा में। जौगढ़ ये गंजाम जिला उड़ीसा में है। बैराट ये राजस्थान के जयपुर में है, ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ। रूपनाथ ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मास्की ये कर्नाटक में है। गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में है। राजुल मंडगिरी ये कर्नाटका में। सहसराम ये बिहार में है। गांधी मठ ये कर्नाटका में है। पल्लगुड्डू ये गबीगढ़ के पास रायचूर कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी ये चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक में है। सिद्धपुर ये चित्रदुर्ग जिला ये कर्नाटक में। जटिंगा रामेश्वर ये कहाँ है, ये भी कर्नाटक में। जटिंगा रामेश्वर। येरागुडी ये कुन्नूर जिला आंध्र प्रदेश में है। 13 दिल्ली अमर कॉलोनी दिल्ली में इनका मिला है। एक अहरौरा मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में मिला है। ये सारे याद रखने हैं कहाँ कहाँ कौन से शिलालेख मिले हैं। मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, इसके बारे में बात देखते हैं। पहले देखते हैं इनका, संभवतः मैगस्थनीज ने इन्हें मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी थी। इन्हें 1000 पड़ वेतन के रूप में मिलता था और इनमें से कुछ प्रमुख अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। सबसे देखते पंड्याध्यक्ष क्या करता है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था ये। सुराध्यक्ष ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अग्राध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष ये वनों का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष था। यह राज्य में मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी था। अब देखते विविधता अध्यक्ष ये क्या था, चरगाहों से अध्यक्ष था। चरगाहों का अध्यक्ष था ये। चारागांव। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट, ये इसको याद रखना, ये मुद्रा से नहीं है, ये पासपोर्ट से है। नवाध्यक्ष ये जहाजरानी विभाग से। नेवी से याद रख सकते हैं, नेवी जहाज़ से पानी में चलती है तो नेवी। नवाध्यक्ष जहाजरानी। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों के लिए। पौतवाध्यक्ष ये मापतौल के लिए। मानाध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष है ये। छपटलाध्यक्ष ये महालेखागार है। छपटलाध्यक्ष ये क्या है, महालेखागार है। जैसे हमारे यहाँ कैग बैग होते हैं वैसे ही। अब देखते हैं और भी मौर्य प्रशासन से और कौन से। अमात्य क्या बोलते थे,
अमात्य योग अधिकारियों का समूह होता था। प्रदेष्टा क्या होता था? मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी, प्रदेष्टा। एस्टेनोमोई, ये पीसीएस में आया क्वेश्चन, नगर का अधिकारी या सड़क देखभाल वाला, एस्टेनोमोई। समाहर्ता, ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता। सन्निदाता, ये राजकीय कोषागार और भंडार गृह का संरक्षक था। राजोग इंपॉर्टेंट है, न्याय व राजस्व का अधिकारी। महामत्स्यासार पर, महामत्स्या पार्षद, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। आटविक, ये वन विभाग का अध्यक्ष था। सर्वोच्च अधिकारी युक्तक, युक्तक क्या था? जिले में राजस्व वसूली का अधिकारी था। ये कौन? युक्तक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी अशोक से संबंधित। अशोक की यात्राएं। अशोक सबसे पहले कहाँ गया, इसी क्रम में याद रखना। सबसे पहले वह बोधगया गया था, इसके बाद कुशीनगर गया था, इसके बाद लुम्बिनी गया था, इसके बाद कपिलवस्तु गया है, इसके बाद सारनाथ गया है, इसके बाद श्रावस्ती गया है। सबसे पहले वो बोधगया गए हैं, इसके बाद श्रावस्ती गए हैं। अशोक के बौद्ध होने के लिए लघु शिलालेख सारनाथ, सांची, कौशाम्बी में है। अशोक के बुद्ध होने के लघु शिलालेख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सारनाथ से मिले हैं कि अशोक बौद्ध धर्मी था, और सांची से मिले हैं, और कौशाम्बी से मिले। ये 3 जगह से मिले। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोबाद सुत्त से ली गई। राहुलोबाद सुत्त से ली गई है। शहबाजगढ़ी मानसेरा लेक की परिभाषा खरोष्टी और प्राकृतिक में, जो कि अफगानिस्तान में है। कौन? शहबाजगढ़ी मानसेरा। र्युमेनदेई अभिलेख, रुम्मेनदेई अभिलेख कहाँ है? ये सबसे छोटा अभिलेख है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख में रानी कारूबाकी के दान का उल्लेख किया गया है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख में इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। किसी कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ये भी पूछा जाता है। रुम्मेनदेई अभिलेख, ये सबसे छोटा अभिलेख है। अब देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। सबसे पहले उत्तराधिकारी कुलाल हुआ है, बंधुपालित, इसके बाद इंदुपालित, दसोन, दशरथ, ये इंपॉर्टेंट है। संप्रति साल्युसूक, देवधर्मन, सतधनुष और बृहद्रथ, ये अंतिम शासक था बृहद्रथ। कुणाल, बंधुपालित, इंदुपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति साल्युसूक, देवधर्मन, सतधनुष और बृहद्रथ, ये सारे उत्तराधिकारी हैं अशोक के। अशोक ने धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ किसको भेजा, इसके बारे में देखते हैं। धर्म प्रचारक और प्रचार का क्षेत्र, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रचार किया। मंजतक, कश्मीर और गांधार भेजा। मंजतक को क्या कहाँ भेजा? कश्मीर और गांधार में। मंजिम को कहाँ भेजा उन्होंने? हिमालय में भेजा। सोन और उत्तरा को सुवर्णभूमि मतलब कर्नाटक में भेजा। रक्षिता को उत्तरी कनाडा में भेजा। धर्म रक्षिता को पश्चिमी भारत में भेजा। महारक्षिता को यमन राज्य में भेजा। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा। महादेव को मैसूर में भेजा। महेंद्र और संघमित्रा अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था। देखते हैं, अब रिपीट करते हैं इसको, ऐसे याद नहीं होगा। मंजतिंग को कश्मीर गांधार में भेजा। मंजिम को हिमालय में भेजा। सोन उत्तरा को कहाँ भेजा? स्वर्ण भूमि में भेजा। रक्षित को उत्तरी कनाडा में भेजा। धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में भेजा। महारक्षित को यमन राज्य में भेजा। और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा। महाधर्म को महाराष्ट्र में भेजा। इसके बाद महादेव को मैसूर में भेजा। और महेंद्रा और संघमित्रा को उन्होंने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी गुफाएं बनवाई हैं। गुफाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं बिहार के में गया में बनी है ये गुफाएं, बराबर की गुफाएं, जिसे अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसमें ऑप्शन में आ जाए कर्ण चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। जो गुफाएं हैं इनमें ये गुफाएं बनी हुई जिनके नाम है ये कर्ण चौपाल, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये अशोक ने बनवाई थी। ये गया बिहार में स्थित है। लोमस ऋषि की गुफा, ये इनके नाती थे अशोक के दशरथ के द्वारा बनाई गई हैं। ये नागार्जुनी गुफा भी दशरथ के द्वारा बनाई गई हैं। इनके नागार्जुनी गुफा में इनके अन्य नाम क्या हैं? गोपका, इनको याद रखना है। गोपका, बर्डेका और बहेका का थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। देखते हैं कर, उन्होंने कौन कौन से कर लगाते थे अशोक। सीता कौन सा? भू राजस्व का कर था सीता। भाग, निजी भूमि पर लिए जाने वाला कर था भाग। बलि कौन सा कर था? ये धार्मिक भेंट वाला, धार्मिक से संबंधित था बलि। बिष्टी क्या था? जो फालतू में बेगारी में लोग रहते हैं, बेरोजगार जो आजकल हैं, उनसे बिष्टी का कर लिया जाता था। और ये कर जो उनसे लिया जाता जो बागवानी करते थे, लोग जो बागवानी करते थे, फल फूल उगाते थे, उनसे कर लिया जाता था, इसका नाम करी था।
हिरण्य नगद कर था, जो नगद रूप में लिया जाता था। और प्रलय ये संकटकालीन में जब कोई युद्ध हो जाता था, जैसे कलिंग का युद्ध हुआ, इसके बाद ये प्रलय नाम का कर लिया गया होगा, क्योंकि ये संकटकालीन में था। अब देखते हैं नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपकी सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।